चलिए, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे अशोक के बारे में। अशोक के बारे में अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं कि अशोक ने क्या क्या किया था। तो अशोक ने ये जो हमने यहाँ तक पढ़ चुका था ये सब देख लीजिए। राजाभिषेक हुआ, कलिंग पर आक्रमण नरसिंहम हुआ जिसमें उपगुप्त आया, उसको चेंज हुआ। फिर उसकी बेटी महेंद्रा और संघमित्रा को बेटा बेटी को श्रीलंका भेज दिया। अशोक आजीवक संप्रदाय के लोगों से गया बराबर के पहाड़ियों पे 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें भाषा उसने 4 भाषाओं में बताई। ब्राह्मी लिपि जो अभिलेखों भारत में मिला, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में मिला, और माइक अफगानिस्तान में, ग्रीक जो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिला। अब आइए यहाँ पर, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक ने अभिलेख में पढ़ने के लिए पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला। अशोक ने अपने अधिकार अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शनी देवताओं का पसंद रखा। ठीक है, अपना नाम देव नाम प्रियदर्शनी रखा। मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक के मस्की, नेदूर तथा गोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक में लिखा हुआ था। अध्याय राजस्थान के ब्राह्मू अभिलेखों में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। मगध का क्या बताया? सम्राट बताया। अब आइए अशोक का धम्म यात्रा। अशोक ने धम्म यानी बुद्ध धर्म अपनाने वाला। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून संहिता बनाई है उसे धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वयं नियंत्रण और आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करे। ठीक है, बताइए, उतने बड़े सम्राट अपने माता पिता का आज्ञा मानते थे। आजकल के बच्चा लोग को तो मत बोलिए। आइए आगे। अशोक ने 14 अभिलेख लिखे। ठीक है, तो प्रथम शिलालेख में इसमें सहिंसा पर बल दिया और पशु बलि की निंदा की गई। यदि पशुओं को जो बलि दी जाती है उसके बारे में निंदा दी गई। द्वितीय शिलालेख इसमें मनुष्य की साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा की, जिसमें मनुष्य के साथ पशुओं की चिकित्सा की भी चर्चा की। तीसरे शिलालेख में इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक का चर्चा किया जो धर्म के प्रचार के लिए थे। चतुर्थ शिलालेख इसमें भेरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धर्म घोष यानी बौद्ध नीति का चर्चा है। 5वां शिलालेख में इसमें धर्म महामंत्र नामक अधिकारी का चर्चा है जो धार्मिक जीवन को देख रेख करता है। 6ठा शिलालेख इसमें अशोक ने कहा कि मेरा अधिकार जन कल्याण के लिए है, चाहे मुझे मिल सके। 7वां शिलालेख इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां शिलालेख इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसमें राज अभिषेक 8वें वर्ष के प्रारंभ होती है। राज अभिषेक के 10 वर्ष गया और राज अभिषेक के 20 वर्ष लुम्बिनी में 8वां शिला। 9वां शिलालेख इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वां शिलालेख राजा का अधिकार हमेशा प्रजा के हित के सोच में होना चाहिए। 11वां शिलालेख धर्म का व्याख्या। 12वां शिलालेख इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकार का चर्चा। 13वां शिलालेख जो इम्पोर्टेंट है इसमें कलिंग का युद्ध की चर्चा है। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यक्ति के लिए करने को प्रेरित किया। ठीक है, यही है उनका 14 शिलालेख, जिसमें प्रथम शिलालेख याद रखिएगा। प्रथम शिलालेख जो अहिंसा को बल दिया है, पशु बलि की निंदा किया।
और तीसरा जिसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजसूय युक्ति प्रदर्शक की चर्चा की है, और एक 13वां जिसमें पूछा गया है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। आगे चलते हैं, लगे रहिए। आइए, प्रमुख अध्यक्ष शुल्क अध्यक्ष मतलब होता था व्यापार प्राप्त करने की चुंगी एकमात्र करना, यानी टैक्स करना, ठीक है, कर जिसको बोलते हैं। पतवा अध्यक्ष होता था जो माप तौल की मानक नियंत्रण करता था। सूत्रा अध्यक्ष होता था वस्त्रोधम मंत्री। सुना अध्यक्ष होता था भूषण खाने या धर्म उद्योग का अध्यक्ष। और लचना अध्यक्ष होता था टकसाल की अध्यक्षता का, ठीक है। और अश्वाध्यक्ष होता था घोड़ों की देखभाल करना। हस्ताध्यक्ष था हाथियों का देखरेख करना। और आकार अध्यक्ष हो खान मंत्री। और सीता अध्यक्ष होता कृषि विभाग मंत्री होता था, ठीक है। ये सब बनाया गया था उस समय शासन प्रणाली मंत्री, ठीक है। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। यूनानी इतिहास के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना ने 6 लाख पैदल और 30,000 अश्वारोही 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना थी। सोचो, मौर्यकाल में। मेगनास्तीज के अनुसार सेना की देख रेख के लिए अलग एक विभाग होता था। इस विभाग को 30 सदस्य होते थे। उच्च अधिकारी की महामात्रा कहा जाता था। ये मौर्यकालीन सदस्य क्या व्यवस्था के बारे में बताया गया। और ये किसने कौन बता रहा है, तो मेगनास्तीज, ठीक है। उच्च कौटिल्य चाणक्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करने की चर्चा है। पहला प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, और तुरुनी युद्ध, ठीक है। प्रकाश युद्ध आमने सामने होता था अर्थशास्त्र के द्वारा। कूटनीति चालाकी या छलबाजी से होता था। और तुरुस्नी युद्ध होता था अप्रत्यक्ष युद्ध या शत्रु के गृह युद्ध का छिड़वा देना, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था क्या होते थे, इसके बारे में जानते हैं। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में प्रारंभिक 4 वर्गों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगनास्तीज ने चतुर्वर्ण्यों व्यवस्था में उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु उसमें आर्थिक आधार पर भारतीय समाज के 7 वर्ग में बांटा गया मेगनास्तीज द्वारा। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक। दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु, विद्वान आदि आते थे। कृषक में मेगनास्तीज के 7 वर्गों के कृषकों की संख्या सर्वाधिक बताया गया। पशुपालक, ये पशुओं को पालन की कार्य करता था। और आगे पढ़ते हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, देख सके लिखना। आइए, अगला क्या है, चौथी। तो चौथी जो होती थी व्यापारी शिल्प, ये अधिकार नगर के निवास करते थे। और सैनिक समाज के किसानों के बाद की सैनिक की सर्वाधिक संख्या में थी। निरीक्षक ये समाज की व्यवस्था को निरीक्षित करते थे। मंत्री समाज के ने इसके अंतर्गत शासन वर्ग आता था, ठीक है। अब आते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्यकालीन में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान में पटना में मिला है। मौर्यकाल में पत्थर का कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर शेरों का एक जगह रखा गया है, जो एक अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसमें 4 गो शेर है। शुंग वंश। आइए शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद का सेनापति था। इसने बृहद की हत्या कर दी और इसके बाद वो मौर्य वंश का स्थान शुंग वंश की स्थापना कर दिया। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी विदिशा यानी MP मध्य प्रदेश बनाया। बौद्ध ग्रंथों के पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध
द्रोही कहा जाता है, क्योंकि इसने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। यानी बौद्ध का जितना बनाया वो मंदिर था सभी को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन में अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को महानता को समझा और उनके बाद उनकी कई स्तूपों का निर्माण करवाया। बाद में उसको फिर समझा, उसकी महानता जानकारी जब प्राप्त किया। देखो जब तक बौद्ध धर्म के बारे में जानोगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं, जब मानोगे तो अच्छा सा मान लोगे। इसमें उसे मध्य प्रदेश का एक बरहुत स्तूप का पुनः निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो पहले लकड़ी का बना हुआ था। इसको पत्थर का करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिसमें पुरोहित पतंजलि थे। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना करवाया। किसने कराया, तो शुंग वंश में। आगे चलते हैं और भी जानकारी बहुत सी चीज़ मिलेगी इसी में। आगे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हो पतंजलि महाशिष्य लिखा हो, पन्नी के अष्टाध्यायी लिखा हुआ। पन्नी ने अष्टाध्यायी यानी हिंदी व्याकरण मतलब व्याकरण के बारे में। मनु की मनुस्मृति लिखा। इसके समय में 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग ही विजय हुई। पहले आक्रमण में नेतृत्व डेमेट्रियम ने किया। दूसरे आक्रमण के नेतृत्व मिनांडर मिलिंद ने किया। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया और परंतु खारवेल ने इस युद्ध से इसे पराजित कर दिया। पुष्यमित्र सिंह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना और कालिदास की रचना महामलविकनिमित्रम में विदिशा की रचना अग्निमित्र और मालवदेश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग में चर्चा है। इस वंश का अंतिम शासक थे देवभूति हुआ, जिसकी हत्या उसी मंत्री वासुदेव ने करा दी और कण्व वंश की स्थापना कर दिया। देखो अंतिम शासक को जो था देवभूति, जिसकी मंत्री वासुदेव की हत्या कर दी और कण्व वंश ने क्या किया, स्थापन कर दिया। कण्व वंश जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक का वृद्धध की हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसी वंश की स्थापना की, उसी प्रकार से वासुदेव अंतिम शुंग वंश के देवभूति की हत्या करके 75वें पूर्व कण्व वंश की स्थापना करता है। देखो क्या होता है, अंतिम जो था मौर्य वंश का वृद्धध था, वृद्धध की हत्या कौन कर दिया, तो पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। अब पुष्यमित्र शुंग वंश बना दिया। अब पुष्यमित्र शुंग वंश का जो हत्या है वो कौन कर देता है, वासुदेव कर देता है। सेनापति ही रहता है और वो क्या, वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक बन जाते थे। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुख ने कर दिया और इसके बाद सतवाहन वंश का स्थापना किया। अब आते हैं सतवाहन वंश, तो लगे रखिए, ये हो गया सतवाहन वंश। सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं को उन्होंने महाराष्ट्र को जोड़ने पर विवश कर दिया और उसे सतवाहन वंश आंध्र प्रदेश में हस्तांतरित होना पड़ा और जिस कारण से इन्हें आंध्र प्रदेश सतवाहन कहने लगा। सतवाहन वंश की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। सिमुख की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा और कान्हा शासक बना और कान्हा के बाद उसका पुत्र सतकर्णी प्रथम शासक बने। सतकर्णी प्रथम यह सतवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सतकर्णी प्रथम ने पत्नी नागनिका का नाम नाना घाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसे सतकर्णी प्रथम उपलब्धि बताई गई है। नाना घाट अभिलेख में सतकर्णी का प्रथम को महान विजेता महान शासक बताया गया है। नाना घाट अभिलेख का उल्लेख मिलता है कि सतकर्णी ने यज्ञ के उपलब्ध में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान को शुरू किया और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख प्रमाण है। फिर आते हैं हाल
सतवाहन वंश का हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि और कवियों का विद्वान का आश्रयदाता था। हाल ने गया सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की। इसकी भाषा प्राकृतिक थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी है। इसी समय में नासिक के शासक स्नापहन ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी उसके पराजित कर दिया। नासिक जोगलचंबी के चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें एक तरफ नाहपान और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी नाम है, जिसने पता चला कि यह गौतमीपुत्र सतकर्णी का शाक शासक नाहपान को हराया था। ये सब है सतवाहन वंश का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, और कुछ है नहीं। ये सतकर्णी, नानाघाट, हाल, फिर गौतमी सतकर्णी, फिर शाक वंश का नाहपान हराया था, यही सब है और क्या। फिर आगे चलते हैं। आगे आइए, अगला आता है यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी सतवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसने शकों का विजिता क्षेत्र पुनः अधिकार कर लिया और यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार में एक जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे, जिसने उसकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है। उसके सिक्कों का आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुआ। यज्ञश्री के मृत्यु के बाद सतवाहन का साम्राज्य विभाजन हो गया, जिसका मुख्य कारण था विद्रोह और केंद्रीय शासन में दुर्बलता। सतवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, पोटीन, घटिया चांदी के सिक्के और सीसा के सिक्के। सतवाहन वंश समाज मातृ सत्तात्मक था। यहाँ का नाम के लिए पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे, लेकिन मातृ सत्तात्मक होता था। माँ के नाम से ही बेटा को पहचाना जाता था। आगे आते हैं। अगला आता है हम लोग का टॉपिक युगोत्तर काल विदेशी आक्रमण, है ना। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमण। मौर्य काल का पतन के बाद मगध में छोटे छोटे टुकड़े में बट गए और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण से भारत पर विदेशी आक्रमणियों का हमला हुआ। मौर्य काल में भारत पे विदेशी आक्रमण हो गई, जिसके कारण ISPK, इंडो ग्रीक, शक वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश, ये सब है। तो इंडो ग्रीक, जिसको हिंदी यूनानी, मौर्योत्तर काल में यूनानी बैक्टीरिया यानी हिंदू कुश पर्वत पर पश्चिमी से भारत से आए। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन ग्रीक आक्रमणी डायोमेट्रियस प्रथम था। बैक्टीरिया पर विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह पर यूकेटाइटस ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। अतः भारत में दो कुलों का शासक स्थापित हुआ, पहला इमेडाइसिस और दूसरा यूकेटाइटस वंश। इमेडाइसिस का संस्थापक डेमोटाइसिस प्रथम, इसकी राजधानी सकल साइकोट, और ड्यूमेटाइसिस की संस्थापक यूकोटाइकस, जिसको तक्षशिला बोला जाता था। अब डेमोटाइसिस वंश, इसकी कुल की राजधानी सकल थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ था, जिसने बौद्ध संगीति की मलिदा कहा गया। इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, परंतु यह हार गया और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नाव में मिनांडर के बौद्ध भिक्षुओं नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म को अनुयायी बनने को किया है। यूकोटाइटस वंश अनुयायी किया गया। उसके बाद क्या है, यूकोटाइटस वंश की राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक
एंटियालकिड्स था। इसने शुंग शासक भागगत्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत, जिसका नाम क्या था, हेलियोडोटस को भेजा। किसको भेजा? हेलियोडोटस को भेजा। ठीक है, 1 मिनट। जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, और इसने पता चलता है कि हेलियोडोटस ने एक स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया। यूनानी संपर्क का प्रभाव। ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों यूनानी में बहुत कुछ सीखा। नेत्राओं को देखकर भविष्य देखने की कला भारतीय यूनानियों ने सीखा। सिक्के बनाने की कला भी भारतीय यूनानियों से बहुत कुछ सीख कर यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलवाए, जिन पर एक और राजाओं की तथा दूसरी और देवताएं और अन्य चिन्हों को आकृति होती थी। यूनानी पर भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं में भारतीय धर्म को अपनाया। हेलियोडोटस नामक एक राजदूत ने भागवत धर्म को, एक मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तपस्या का व योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी। अब आते हैं शाक आक्रमण वंश। इसको शाक आक्रमण या शाक वंश। यूनानियों के बाद मध्य एशिया से शाक वंश ने भारत पर आक्रमण किया, जो शाक राजाओं के क्षत्रप कहा जाता है। ये भारत पर आक्रमण 5 जगहों से हुआ: गांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। तक्षशिला। इस शाखा के शासन एलिसेज ने सिक्कों पर भारतीय देवी की लक्ष्मी की चित्र अंकित किया। ठीक है। और मथुरा के शाक में 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शाक शासन को पराजित कर दिया और उसी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी उपलक्ष्य पर उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर जारी किया। सबसे पहला कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर। नासिक व शक शासक भारतीय कैलेंडर में कहा जाए तो इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नाहपान था। नाहपान ने सातवाहन में महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग होना था, परंतु सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें नासिक के जोगल थंबी से मिले सिक्कों का से पता चला है। उज्जैन के शासक। सबसे प्रतापी शासक उज्जैन के रुद्रदामन था। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे अभिलेख है, ठीक है, इसको संस्कृत भाषा में। इसी अभिलेख में हमें पता चलता है कि गुजरात के सौराठ में सुदर्शन झील, कहाँ? गुजरात के सौराठ में सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जिसका पुनः निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। तो एक क्वेश्चन आ गया, सुदर्शन झील है कहाँ? गुजरात में। उसका पुनः निर्माण कौन कराया था? रुद्रदामन ने करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्रदामन तृतीय था, जिसने गुप्त शासन का चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया और उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या कह रहा है कि इसका अंतिम शासक जो था रुद्र सिंह था, तृतीय था, और जिसे गुप्त वंश का शासन चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया। गुप्त शासन काल का जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उसके बाद आता है कौन? पल्लव वंश। पल्लव वंश ये मध्य एशिया के ईरान से आए हुए थे। भारत में इस वंश का एक प्रथम शासक, जिसका नाम था मिथिलेटस था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसका नाम था गोंडो फार्निज हुआ था। गोंडो फार्निज ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई।
इसके शासनकाल में जानकारी ताक-ए-बाही अभिलेख पेशेवर जिले से प्राप्त हुआ था। इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए और यहाँ पर भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक बना। ठीक है, तो पूछेगा पहला भारत सेंट थॉमस ईसाई धर्म आने वाला कौन से वंश में थे? तो पल्लव वंश में थे। अगला आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। यूची लगभग 165 बीसी में पश्चिमी चीन के खदेड़े जाने के बाद उनकी एक शाखा अफगानिस्तान इसको बैक्ट्रिया चली गई, जबकि दूसरी शाखा तिब्बत आ गई। इसी दूसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण वंश का संस्थापन कुजुल कैडफिसस था। इसके बाद अगला शासक बना वीम कैडफिसस। इसके कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके भारत में गांधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्रों में आक्रमण करके उसने अपने अधिकार ले लिया। अब यह शैव धर्म जो मान्यता है, इतने तांबे की मुद्रा में एक तरफा शिव नंदी त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वर शब्द का अंकित कराया था। उसके बाद अगला आता है कनिष्ठ। कनिष्ठ सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण वंश के शासक था और कनिष्ठ ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। इसी उपलक्ष्य में कनिष्ठ द्वारा एक शाक्य वंश का आरंभ हुआ। देखो शाक्य वंश कैलेंडर, दूसरा कैलेंडर। ठीक है, कनिष्ठ की राजधानी पुरुषपुर पेशेवर था, जिसको पेशेवर बोला जाता है, पुरुषपुर था। ठीक है, लगे रहिए, आगे लेके चलते हैं हम इसको, सारा कुछ कवर होगा। आइए, कनिष्ठ के समय में कश्मीर का कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में? तो कनिष्ठ के। इसी समय बौद्ध धर्म के हीनयान महायान शाखा बट गया। चौथी कनिष्ठ के समय में मथुरा कला का गांधार कला का जन्म हुआ। कनिष्ठ के बौद्ध धर्म में महायान शाखा के अनुयायी थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्ठ के शासनकाल में जारी किए गए, क्योंकि उसी समय हिंदू कुश पर्वत के पास सोने के खान का पता चला था। कनिष्ठ के दरबार में विद्वान पाशव, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन एवं चरक। कनिष्ठ के राजकवि अश्वघोष था और अश्वघोष का बुद्धि चरित्र लिखा। नागार्जुन बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शक का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को, जो बौद्ध आचार्य थे। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषण शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का, मतलब मेडिकल लाइफ में बोलेगा तो कौन है? तो चरक। ठीक है, कोई दिक्कत? वसुमित्र जो थे बौद्ध आचार्य थे, भी महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, अब आते हैं रेशम मार्ग। यह चीन के रेशम व्यापार से यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया से जोड़ता है। इस मार्ग में दक्षिणी मार्ग के हिंद महासागर से गुजरता था तथा उत्तरी मार्ग में तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्ठ ने रेशम मार्ग को अधिकार कर लिया और तथा रेशम मार्ग को होने वाले व्यापार को कनिष्ठ को वसूलता था, जो कि उन्हें उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। कनिष्ठ की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण से कनिष्ठ के छोटे छोटे सामंत अलग अलग होने लगे और इस वंश का अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है और इसी वंश में सामंतों को आगे चलाकर गुप्त वंश की स्थापना कर दिया गया। अब जाते हैं हम लोग गुप्त वंश के बारे में। चलिए आगे।
गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत रूप में सहिंसा, साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य और विदेशियों के यात्रियों का विवरण को सहारा लिया गया है, यह सहायक स्रोत वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं, मुद्रा राक्षस के बारे में पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं वसवधु चरित, विदेशी विवरण फाहायान, हेनसांग, अलबुरुनी। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक के कुषाण के समान थे और अधिकार इतिहास करों का अनुसार यह भी वेश्य था कि गुप्त वंश की रचना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया और महाराजा का उपाधि धारण किया। उसके बाद इसका आता घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना, उसने महाराजा की उपाधि धारण किया। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। इसने महाराजा जी अधिकार की उपाधि धारण किया और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की वंश की राजकुमारी देवी से विवाह हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम ने 1319 में गुप्त संवत की शुरुआत किया। गुप्त संवत यानी कैलेंडर का जारी किया। फिर आता समुद्रगुप्त, यह कुमारी देवी का पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त का बेटा। अपने आपको लिच्छवी की दोहित नाती कहता था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक था, इसलिए विस्तारवादी थी। इसने आर्यवर्त उत्तर भारत के 9 राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत को 12 राज्यों को पराजित कर दिया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उन्होंने इलाहाबाद प्रसनित की रचना की थी और समुद्रगुप्त संगीति प्रेमी ऐसे अनुमान लिया इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन काल के दौरान में चलाए गए सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अलगा शासक बना, परंतु यह एक अयोग्य शासक था। आगे चलते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना, जिसने मालवा का गुजरात के शासन को पराजित किया और इसी शाक के विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मरहोली लौह स्तंभ का ज्ञात होता है। इसने बंगाल पर विजय प्राप्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहायान आया था। इसी दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा गया है। नवरत्न का नाम धनवंतरी और छनक, शंकु, बेताल भट्ट, घट खपर, वररुचि, अमर सिंह, वारामिरा, कालिदास, ये सब नवरत्न थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब धनवंतरी जो आयुर्वेद का ज्ञान था, छपनक विद्वान, नीतिक और परिपूर्ण था। शंकु ज्योति विद्या में निपुण था, परिपूर्ण। और बैताल भट्ट ये तांत्रिक विद्या में ज्ञानी थे। घट खपर ये कवि थे। वररुचि ये व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह यानी शोककार जो संबंधित कार्यों को परिपूर्ण करता था, शोकुक। वारामिहिर जे खगोल वैज्ञानिक थे और कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। कुमारगुप्त प्रथम
चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बना, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम बना, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। इसी के बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए। ऐरान अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है, जो एक ऐरान अभिलेख से हमें सती प्रथा और अगला साक्ष्य मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त वंश के छिन्न भिन्न हो गए, अलग हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन संरचनाएं, कैसी कैसी गुप्तकालीन में संरचनाएं हुआ था। आइए यहाँ से जानकारी लेते हैं। गुप्तकालीन की संरचनाएं व लेखक की जानकारी। तो कालिदास एक अभिज्ञान संकुलतम, विक्रमोर्वशीय, मालविका निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋषि संहार, ये सब कालिदास थे। इनके विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, देवी, चंद्रगुप्त, ये सब किताब लिखे। ठीक है। तीसरा है सुदक, मृच्छकटिकम, अमर सिंह, अमरकोश, भारत मुनि, भारतनाट्यम, वत्स्यायनम, कामसूत्र, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की कहानियाँ, कमदक यानी नीति संहार, ये सब किताबें लिखी गई है। अब आइए गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, जिसको ललितपुर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दिगवा का विष्णु मंदिर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में। ऐरान का विष्णु मंदिर, जो सागर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर, जो सनातन मध्य प्रदेश में है। नाचना ठाकुर का पर्वतीय मंदिर, जो पन्ना मध्य एशिया में है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, जो कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। नागौद का शिव मंदिर, जो सनातन मध्य एशिया में है। समाज एवं अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन समाज परंपराओं के रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्गों में विभाजित थे, और गुप्तकालीन में बाल विवाह प्रथा को बढ़ावा मिला, और भानुगुप्त ने ऐरान अभिलेखों से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। भू राजस्व की राज्य की आय मुख्य साधन होता था। भू राजस्व में कुल 1/6 हिस्सा होता था, यानी 6 हिस्सा में 1/6 हिस्सा भू राजस्व यानी टैक्स देना पड़ता था। यानी 6 किलो में क्या करना है? 5 किलो रखना है, 1 किलो टैक्स दे देना है। अन्य कर, विष्टि, यह एक बेगौर निःशुल्क श्रम था। बलि गुप्त काल का धार्मिक था। बलि कौन सा होता है? तो गुप्त काल का धार्मिक टैक्स देना पड़ता था। वतभूत, वायु या पानी देवताओं को पूजा करने के लिए इकट्ठा किया जाने वाला टैक्स वतभूत। भट या भट, पुलिस कर देना पड़ता था। परनाय यानी ग्रामवासियों को लगाया गया अनिवार्य टैक्स। चारासन यानी चरगाहों का टैक्स देना या शुल्क देना। चट्टान यानी लुटेरे द्वारा उत्पीड़न या मुक्ति के द्वारा टैक्स देना। दशापराध, 10 प्रकार के अपराधियों को किए जाने वाले जुर्माने। हलदंड यानी हल पर लिए जाने वाला टैक्स यानी कर। अन्य तथ्य, गुप्त काल के भारतीय संस्कृति स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में सती प्रथा और बाल विवाह प्रथम उल्लेख मिला। इसी शासनकाल में सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, और शासन का सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्रामीण का अधीन होता था। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा का दिनार कहा जाता था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। यहाँ से हमारा सारा टॉपिक